उन्हें जबरदस्ती एक बड़े जहाज पर चढ़ा दिया गया। सबने समुद्र में उल्टी करना शुरू कर दिया। लड़कियों को बिना कपड़ों के टेस्ट किया जा रहा था कि वे वर्जिन हैं या नहीं। उन्हें जहाज से उतारकर ऐसी जगह ले जाया गया जो किसी नर्क से कम नहीं थी। गहरे समुद्र के बीच में एक मना किया हुआ आइलैंड था जहां बहुत से लोगों को ले जाया गया था, लेकिन बाहरी दुनिया को नहीं पता था कि उनके साथ क्या किया गया था। एक दिन सबने तय किया कि उन्हें किसी भी कीमत पर इस भयानक जगह से भागना है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आज तक कोई भी इस जगह से जिंदा नहीं बच पाया था। और फिर चारों ओर गहरा समुद्र था। फिर क्या हुआ? इस फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये फिल्म कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है। ये इतिहास की एक गुप्त और अनकही घटना है। मैंने अब तक देखी सबसे रोमांचक फिल्मों में से एक, जो एक नर्क जैसी सच्ची कहानी पर आधारित है। मूवी की शुरुआत एक माइन के नीचे बहुत सारे लोगों के काम से होती है। कुछ लोग नक्काशी कर रहे होते हैं तो कुछ सामान ढो रहे होते हैं। नक्काशी करते करते वे एक छिपी हुई और दुर्गम जगह पर पहुंचते हैं जहां कोई बड़ा नहीं जा सकता, इसलिए वे वहां छोटे बच्चों को डाल देते हैं। उसी समय अचानक उस जगह का एक छेद फट जाता है और पानी अंदर आने लगता है। जब एक लड़का वहां से निकलता है तो इन लोगों पर नजर रखने वाले जापानी सैनिकों में से एक उसे मारकर वापस वहीं भेज देता है। इस बीच पानी के प्रेशर से टनल टूटने लगती है। पानी अंदर आता रहता है, लेकिन उन्हें काम करते रहना पड़ता है। जैसे ही टनल का वो हिस्सा पानी के प्रेशर से टूटता है, लड़का कुचलकर मर जाता है। सीन बदल जाता है। 3 जवान लड़के एक बूढ़े आदमी से मिलने आए हैं और एक आदमी उनके लिए रुमाल में कुछ बांध रहा है। वे असल में यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं। लड़के बूढ़े आदमी को अलविदा कहते हैं और जो आदमी वहाँ है उसके साथ चले जाते हैं। लड़के वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि पकड़े जाने की एकमात्र सजा मौत है। जो आदमी उनके साथ है वो लड़कों के साथ नहीं जाता क्योंकि उसे वहीं रहकर बाकी लोगों का ध्यान रखना है। बूढ़ा आदमी उन्हें भागने का तरीका बताता है। वो उनसे कहता है कि नागासाकी के रास्ते कोरिया जाओ और जब तक वे कोरिया ना पहुंच जाएं, उन्हें ज्यादा देर एक जगह पर नहीं रुकना चाहिए और भागते समय सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर रास्ते में कोई मर भी जाए तो बाकी लोगों को भाग जाना चाहिए, नहीं तो वे भी मर जाएंगे। जब लड़के भाग रहे होते हैं तो एक लड़का पीछे रह जाता है और दुश्मन उसे देखकर गोली मार देता है। बाकी 2 लड़के किसी तरह समुद्र तक पहुंचते हैं और तैरकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। तभी एक जहाज आता है और जहाज पर सवार लोग लड़कों को बचाने के बजाय उन्हें मारने की सोचते हैं ताकि वे दोनों लड़कों की लाशें ले जाकर जापानी सैनिकों को दिखा सकें और इनाम पा सकें। वे दोनों लड़कों को जाल में फंसाकर जहाज तक घसीटते हैं। इसी बीच कोरिया का एक सीन दिखता है। एक पार्टी चल रही है। इस पार्टी में बैंड मास्टर ली कांग है और उसकी बेटी उसके साथ है। डांस के दौरान पुलिस ली को ढूंढती हुई आती है। ली अपनी बेटी के साथ वहां से भाग जाता है। पुलिस क्यों आई? असल में ली वहां के चीफ की पत्नी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। उस लड़के के पास और क्या था? वे वहां से भागकर ली के दोस्त के पास जाते हैं। इस दोस्त के अंडर ली और उसका बैंड काम करते हैं। वो आदमी ली से कहता है कि जापान जाओ, वहां तुम ज्यादा पैसे कमा सकते हो। ली अपनी बेटी और ग्रुप के दूसरे लड़कों को लेकर एक शिप पर जापान के लिए निकल जाता है, जहां उनके साथ और भी बहुत से लोग होते हैं। ली अपने ग्रुप के लड़कों के साथ पैसे बांट रहा था और वे अपने अपने रास्ते जाने का प्लान बना रहे थे। उसी समय कुछ लोगों में लड़ाई हो गई। इसे रोकने के लिए दूसरी पार्टी ने लोगों पर पानी का पाइप फेंका और धमकी दी कि अगर वे दोबारा लड़े तो उन्हें गोली मार देंगे। अगली सुबह शिप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। ली अपनी बेटी और दोस्तों के साथ शिप से उतरा और अपने पास मौजूद एक लेटर निकालकर वहां के एक ऑफिसर के नाम लिखा और कहा, सुनो, मेरे पास डिटेक्टिव सिक का एक लेटर है और मैं मिस्टर शिमुरा से मिलने आया हूँ। ये सुनकर ऑफिसर ने दूसरे ऑफिसर को बुलाया। जब ऑफिसर ली को ले जा रहा था तो ली के हाथ से चिट्ठी गिर गई। उसने ऐसे और भी कई चिट्ठियों को लोगों के पैरों तले कुचलते देखा। ली को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उन सबको पकड़कर ट्रेन में बिठा दिया गया और ले जाया गया और फिर उन्हें जहाज से हाशिमा आइलैंड भेज दिया गया। यानी अब से वे भी उस कोयले की खदान के कैदी हैं। उनका इस्तेमाल जमीन से कोयला निकालने के लिए भी किया जाएगा। जब जहाज आइलैंड पर पहुंचता है तो कुछ जापानी सैनिक जहाज पर चढ़ जाते हैं और इन नए आए लोगों को डंडों से पीटना शुरू कर देते हैं। औरतों को बालों से खींचकर जहाज से छोटी नावों में ले जाया जाता है। ये आम लोग समझ भी नहीं पाते कि उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। वे हाथ जोड़कर सैनिकों से विनती करते हैं, लेकिन ये फायदेमंद है नहीं। किनारे पर खड़े सैनिक इन लोगों की हालत देखकर बहुत खुश हैं, जैसे लोगों की जिंदगी के साथ कोई मजेदार खेल चल रहा हो। उनकी बेटी साही को ली से छीनकर दूसरी बोट पर भेज दिया जाता है, जहां बाकी सभी औरतों को ले जाया जा रहा है। आदमियों को अलग से आइलैंड पर ले जाया जाता है, जहां उनसे सब कुछ छीन लिया जाता है। ली एक ऑफिसर को अपनी रोलेक्स घड़ी का लालच देता है और कहता है कि अगर तुम मुझे जाने दो और इसे मेरी बेटी तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें घड़ी दे दूंगा। और साथ ही वो उनसे कहता है कि वो एक म्यूजिशियन है, मैं अच्छा म्यूजिक बजा सकता हूँ। ये सुनकर वो उनके पसंदीदा गाने बजाता है, जैसा कि एक सीनियर ऑफिसर ने कहा। इसी बीच एक ऊंचे रैंक का ऑफिसर वहां आता है, जो वहां का मैनेजर है।
और उसने कोरिया से आए सभी लोगों का स्वागत किया। फिर उन सभी ने अपने कपड़े उतारे और उनके पूरे शरीर की जांच की। उनके बाल काटे गए, जबकि औरतों ने भी अपने कपड़े उतारे और उसी तरह उनकी जांच की। उसके बाद लोगों को उनके रहने की जगह पर भेजा गया और उन्हें एक बिल दिया गया जिसमें उनके आइलैंड पर आने, रहने, खाने, कपड़े, जूते सब कुछ का खर्च लिखा था। और जापानी सरकार उन पर यह खर्च कर रही है। उन्हें यह खर्च उठाना होगा। उन्हें इस कोयले की खदान में काम करके उनकी सैलरी से पैसे दिए जाएंगे। उन्हें ऐसा खाना दिया जा रहा था जो बहुत ही बेकार था, जहां आप छोटे छोटे बच्चे घूमते हुए देख सकते हैं। और फिर उन्हें खदान के अंदर भेज दिया गया। जब सब वहां काम कर रहे थे तो कोरियन लोगों में से एक सुपरवाइजर ने उनमें से एक को पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर चाई नाम के लोगों में से एक आगे आया और उसने सुपरवाइजर को रोका। और फिर माइनिंग ऑफिसर भी वहां आ गया और उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि जो जीतेगा वही लीडर होगा। थोड़ी देर बाद चोई ने लीडर मान लिया। ये लोग पकड़ी गई औरतों को कपड़े पहनाकर सीनियर मैनेजर और दूसरे ऑफिसर्स के सामने पेश करते हुए अपनी फिजिकल जरूरतें पूरी करते दिखे। और उन औरतों में साही भी थी। इस जुलूस में जो गाना बज रहा था वो साहिर साहिर का बहुत सुंदर गाना था। गाना सुनने के बाद सीनियर मैनेजर ने उससे पूछा कि उसने इतना अच्छा गाना कहाँ से सीखा। साही ने कहा कि मैंने डैड और हमारा बैंड भी यहीं है, सब लोग यहाँ हैं। सीनियर मैनेजर खुश होते हैं और ली और उसके बैंड के सभी सदस्यों को वहां लाया जाता है। फिर एक और सीन दिखता है। समय 1945 का है। जुलाई, ओएसएस ट्रेनिंग सेंटर। इस कोरियन बेस पर जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है उनमें से एक का नाम पार्क म्योइंग है। उसे सीनियर अधिकारियों ने बुलाया और हसीमा आइलैंड जाकर युन हैक चोल नाम के एक आदमी को बचाने के लिए कहा, जिसे वहां बंदी बनाकर रखा गया था। इसी मकसद से पार्क वहां एक मजदूर के भेस में हसीमा आइलैंड गया। उस दिन सभी मजदूर कोयले की खदान में काम कर रहे थे। जब दूसरी खदान में एक ट्रॉली में कोयला लोड किया जा रहा था तो कोयले के वजन से उसकी पटरी उतर गई। ट्रॉली तेज रफ्तार से नीचे की ओर जाती रही और वहां काम कर रहे एक छोटे लड़के को टक्कर मारकर पलट गई। लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। इसी बीच ट्रॉली पलट गई और आसपास की पाइपलाइन और बिजली की लाइनों से टकरा गई। पाइपलाइन फट गई जिससे गैस लीक होने लगी। दूसरी तरफ बिजली की लाइन में जोरदार धमाका हुआ, आग लग गई। आग टनल में फैलती गई। मजदूर अपनी जान बचाने के लिए खदान की दूसरी तरफ भागे। दूसरी तरफ देखा गया कि सीनियर मैनेजर ने पार्टी रखी थी। मेहमान आए थे। ली और उनकी टीम बैंड बजा रही थी। खदान नंबर 2 में आग लगने की बात सुनकर सीनियर मैनेजर को गुस्सा आ गया। वो कहते हैं कि खदान नंबर 2 में सभी कोरियन काम करते हैं, इसलिए आग दूसरी खदानों में नहीं फैल सकती। खदान नंबर 2 को बंद कर दो। मजदूर मरते हैं तो मरने दो। मैनेजर के कहने पर इसे बंद कर दिया गया है। खदान नंबर 2। मजदूर फंस गए हैं, कई घायल हैं। दूसरी तरफ सीनियर मैनेजर को पता चलता है कि युन हक उस खदान में है। मैनेजर घबरा जाता है, क्योंकि अगर युन हक को कुछ हो गया तो दूसरे कोरियन वर्कर्स को समझ नहीं आएगा कि क्या करें। वे बगावत कर सकते हैं। मैनेजर दौड़ता है और फोन पर किसी को ऑर्डर देता है कि युन हक को किसी भी कीमत पर वहां से निकालो और बाकी लोगों को मरने दो। इस बीच खदान में फंसे वर्कर्स बंद सड़क को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उस समय पार्क कहता है कि हम इस तरह गेट नहीं तोड़ सकते, हमें एक गैस पाइप में आग लगाकर उसे ब्लास्ट करना होगा, लेकिन हम बाहर निकल सकते हैं। किस्मत से एक वर्कर के पास एक छोटा डायनामाइट था। क्या डायनामाइट एक तरह का एक्सप्लोसिव है? इसका इस्तेमाल आमतौर पर खदानों में जमीन तोड़ने के लिए किया जाता है। प्लान के मुताबिक पार्क ने अपनी कमर में एक रस्सी बांधी और खदान में थोड़ा और अंदर जाकर एक पाइप लीक किया और डायनामाइट में आग लगा दी। दूसरों ने तुरंत रस्सी खींचकर उसे वहां से निकाला। आग लग गई और बंद गेट टूट गया। मजदूर वहां से निकलने में कामयाब रहे। रात में पार्क ने मिस्टर युन और उनके 2 साथियों को यहां आने का अपना मकसद बताया, लेकिन मिस्टर युन के साथियों ने कहा कि पार्क अमेरिकियों की मदद के बिना मिस्टर युन को यहां से कैसे निकाल सकता है। पार्क ने जवाब दिया,
उसने कहा, मेरे पास एक प्लान है। इस आइलैंड पर हमारा एक जासूस है। हमारे पास खाने के जहाज पर भी जासूस है। उनकी मदद से पार्क मिस्टर युंग को यहाँ से ओकीवा ले जाएगा, जहाँ अमेरिकी सैनिक रहते हैं। दूसरी तरफ एक और सीनियर मैनेजर मिस्टर ली को फोन करके कहता है, सोही यहाँ सुरक्षित नहीं है। अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो उसे अपनी जान का डर है, इसलिए बेहतर होगा कि सोही को जहाज से भेज दिया जाए। मिस्टर चो चिल सांग नाम का एक साथी गोद लेगा। असल में मैनेजर साही को बेचना चाहता था, लेकिन वो ली से कह रहा है कि वो बात नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मैनेजर से मिलकर लौटने के बाद पार्क और हॉक के दो साथी पैसे के बजाय ली से मदद मांगते हैं। चूंकि ली के जापानी सैनिकों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए जब ली बिना वजह जाने मदद करने के लिए राजी नहीं होता तो उन्हें मजबूर होकर ली को मिस्टर युंग के भागने के बारे में बताना पड़ता है। ली मान जाता है, लेकिन उसने कहा कि उसे मेरे पैसे नहीं चाहिए। जब मिस्टर युंग यहाँ से भागेंगे तो मैं और मेरी बेटी उनके साथ भाग जाएंगे। अगर तुम राजी हो तो मुझे बताओ। ली यहाँ से भागने के लिए काम पर जाता है। वो माइन के एंट्रेंस पर डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए चाबी वाले के पास पहुँचता है और अलग अलग तरीकों से वो चाबी वाले के फिंगरप्रिंट लेकर एंट्रेंस ऑफिस और डायरेक्टर के कमरे के लिए डुप्लीकेट चाबियां बनाता है और उन्हें पार्क को दे देता है। पार्क अपने एक साथी के साथ चाबी लेकर रात के अंधेरे में ऑफिस जाता है। वहाँ वो टेलीग्राफ मशीन के जरिए अपने बेस से बात करना चाहता है। पार्क उन्हें बताता है कि मिस्टर युंग और दो दूसरे लोग यहाँ से भाग जाएंगे। बेस उसे बताता है कि वो फूड शिप पर ताकागोरा नाम के एक आदमी से मिलने वाला है। पार्क को उस ऑफिसर के लॉकर में कुछ मिलता है, जहाँ उसे वर्कर्स के सैलरी पेपर्स दिखते हैं, जहाँ लिखा है कि इस खदान में काम करने वाले वर्कर्स की सैलरी से जो पेंशन और इंश्योरेंस का पैसा कटता है वो वर्कर्स के अकाउंट में नहीं बल्कि किसी और के अकाउंट में जमा होता है। और इस पेपर पर मिस्टर युंग का नाम मिलता है, यानी वर्कर्स की आधी मेहनत मिस्टर युंग के अकाउंट में और आधी सीनियर मैनेजर के अकाउंट में जाती है। अगले दिन भागते समय पार्क उसे कमरे में ले जाता है और मिस्टर युंग से वर्कर्स के पैसे के बारे में पूछता है। ये तुम्हारे अकाउंट में क्यों जा रहा है? मिस्टर युंग कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। पार्क मिस्टर युंग की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि सभी पेपर्स पर मिस्टर युंग के साइन होते हैं। एक और बात जो उसे हैरान करती है वो ये है कि हैरानी की बात है कि इस आइलैंड से किसी का भी भागने का प्लान कभी कामयाब नहीं हुआ और मिस्टर युंग के पकड़े जाने के बाद भी जापानियों ने मिस्टर युंग को कभी सजा नहीं दी। क्या इसका मतलब है कि मिस्टर युंग जापानियों से मिले हुए हैं? पार्क उसके सिर पर बंदूक तान देता है। इसी बीच ली और उसकी बेटी वहाँ पहुँच जाते हैं। ली आता है और पार्क के बारे में सोचता है, शायद वो मिस्टर युंग के साथ यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा है। उसी समय मिस्टर युंग के ग्रुप का एक आदमी वहाँ आता है। वो सूही को पकड़ लेता है और मिस्टर युंग को छोड़ने की धमकी देता है। मिस्टर युंग सबको पार्क के खिलाफ बताने लगता है। वो कहता है कि पार्क एक अमेरिकन जासूस है। जब ये सब चल रहा होता है तो घर पर एक मिसाइल गिरती है। ली सैलरी पेपर्स लेता है और साही के साथ वहाँ से भाग जाता है। फाइटर प्लेन एक के बाद एक सभी बिल्डिंग्स पर हमला करते हैं और उन्हें उड़ा देते हैं। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है। जापानी एस्केप रूट पर सैनिक बंदूक के लिए खड़े दिखते हैं। वे कोरियन लोगों को अंदर नहीं आने देंगे। वे सभी कोरियन लोगों को मरने के लिए बाहर छोड़ देते हैं और दरवाजा ब्लॉक कर देते हैं। बिल्डिंग आग की लपटों में गिर जाती है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं। योन हक भी फंस जाता है, लेकिन उससे पहले योन पार्क को गोली मारकर घायल कर देता है। अगली सुबह जब आग ठंडी हो गई तो लाशों का ढेर देखा गया। इस बीच जापानी मजदूरों ने कोरियाई लोगों को वहां से निकालने के लिए फिर से जुलूस निकाला था। इस आइलैंड के बड़े अफसर ने जूनियर मैनेजर को फोन करके बताया कि अमेरिकियों ने हमला कर दिया है और इस जंग में हमारे हारने का चांस ज्यादा है, इसलिए सभी कोरियाई लोगों को मार दो ताकि वे अमेरिकियों को बता न सकें। ली और उसकी बेटी सबसे छिपकर खाना पानी इकट्ठा करके जिंदा थे। उस समय पार्क किसी तरह पानी में तैरकर बाहर निकल आया। उसने उसे बाहर निकाला। उन्होंने देखा कि पार्क को गोली लगी थी, बहुत खून बह चुका था। इसलिए जैसा पार्क ने कहा था, ली पार्क के लिए जितनी चीजें ला सकता था ले आया। इस बीच जापानी सैनिकों ने अपनी ड्यूटी के आखिरी काम के तौर पर मरे हुए लोगों को आग लगा दी। एक छोटी जापानी लड़की मारी गई और इल्जाम कोरियाई लोगों पर लगाया गया। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि वे इसे एक चाल के तौर पर दिखा सकें, क्योंकि उन्हें कोरियाई लोगों को मारना है। खदान का नया मैनेजर युंग को ऑफर करता है कि उसे सुरक्षित भेज दिया जाएगा अगर तुम मुझे वो पैसे दे दो जो तुम अब तक यहाँ से कमा रहे हो। पार्क और ली ऊपर वाले कमरे से ये शब्द सुनते हैं। इस बीच चोई को सजा के तौर पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। इसके साथ ही अगले दिन सभी कोरियन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। उन्हें खदान में काम पर भेजने और डायनामाइट से मारने का प्लान बनाया जाता है और इसके लिए सारा डायनामाइट एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। इसी मकसद से युन सभी कोरियन वर्कर्स को एक साथ बुलाता है और उनसे कहता है कि मैंने मैनेजर से बात की है, तुम्हारे लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि तुम्हें तुम्हारे काम के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे जाएंगे, तुमसे छुट्टियों में काम नहीं करवाया जाएगा और जो घायल होंगे उन्हें कोरिया घर भेज दिया जाएगा। लेकिन इन सबके बजाय अगले दिन खदान में एक सेरेमनी रखी गई है और तुम सबको मौजूद रहना है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। किसी को नहीं पता था कि उन्हें खदान पर बम गिराकर मारने के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन पार्क वहां आता है और सबको सच बताता है।
वो कहता है कि असली मैनेजर मर चुका है और अब अगर तुम खदान में जाओगे तो सब मर जाएंगे। यून अपनी बातों से सबको फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां ली और उसके दोस्त आकर उन्हें वे बिल दिखाते हैं जिनमें वर्कर्स की मेहनत यून के अकाउंट में क्रेडिट की गई थी। फिर भी हर कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं होता। तभी भीड़ में से एक और लड़का खड़ा होता है और कहता है कि उसने अपनी आंखों से यून को अपने बेटे को गोली मारते देखा। यून सबको समझाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि पार्क आता है और चाकू से यून का गला काट देता है और यून को मार डालता है। पार्क कोरियन वर्कर्स से कहता है कि हम सब कोयले का जहाज लेकर यहाँ से भाग सकते हैं। एक एक करके सभी कोरियन उसके प्लान पर मान जाते हैं, लेकिन 2-4 नहीं मानते। उन्हें बांध दिया जाता है ताकि वे यहाँ से निकलकर जापानी सैनिकों को अपने प्लान के बारे में न बता सकें। पार्क कहता है कि पहले हमें कोयले की क्यारी पार करनी होगी, फिर हमें दीवार पर चढ़ना होगा। अगर हम उस पर चढ़ पाए तो ही हम भाग सकते हैं। कोयले की खदान के लिए सारा डायनामाइट इकट्ठा किया जाता है ताकि वे फट सकें। घायलों के लिए ढालें बनाई जाती हैं। औरतें पुराने कपड़ों से मजबूत रस्सियां बनाती हैं। ली और उसके साथी शराब की बोतलें इकट्ठा करते हैं और जो लोग औजार संभालते थे वे औजार फैक्ट्री जाकर तेल और हथियार ले आते थे। सारा इंतजाम हो गया था। पार्क कुछ लोगों के साथ जहाज पर कब्जा करने के लिए निकला। उन्होंने जहाज पर मौजूद सैनिकों को मार डाला और जहाज पर कब्जा कर लिया। इस बीच उसके साथी जापानियों से बच निकले और यहां से भागने के बजाय वे लड़ाई की तैयारी करने लगे। दूसरी तरफ कोरियाई लोगों ने अपने प्लान के मुताबिक सड़क पकड़ी और जहाज की तरफ बढ़ने लगे। पहले घायल मजदूर और फिर औरतें और बच्चे, एक एक करके सब लोग पुल पार करके रस्सियों के सहारे जहाज की तरफ उतरने लगे। इस बीच कुछ जापानी सैनिकों ने कोरियाई लोगों के रहने की जगह में आग लगा दी और जो कोरियाई लोग पार्क के साथ आने से मना कर रहे थे वे वहां रुकावट बन गए। पार्क ने दूर से आग देखी, लेकिन जापानी सैनिकों ने कोरियाई लोगों के भागने की खबर सुन ली और सभी सैनिक बंदूकें लेकर उस तरफ बढ़ गए। ये जानकर जो लोग भागने के लिए तैयार थे वे तेजी से इधर उधर भागने लगे। उनमें घबराहट होने लगी। इस बीच इतने सारे लोगों के वजन से पुल टूटने लगा और नीचे जाने वाली रस्सी भी टूट गई। पार्क को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। वो इतने सारे लोगों को जहाज तक सुरक्षित कैसे पहुंचाएगा, क्योंकि अब वे सब उसकी जिम्मेदारी हैं। चैता अपने साथियों के साथ मदद के लिए वहां पहुंचता है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी रहती है। भाग रहे कई कोरियाई लोगों को जापानियों ने गोली मारकर मार डाला। गोलियों के साथ साथ गोलियां भी चलती रहती हैं। इसके आगे लोगों के वजन से पुल बीच में से गिर जाता है और उसका आधा हिस्सा किनारे पर होता है। लोग नीचे गिर जाते हैं, बाकी आधा हिस्सा जहाज पर गिर जाता है। मैनेजर सबको मारने का ऑर्डर देता है और गोलीबारी जारी रहती है। इस समय चोई और उसके साथी बंदूकों और डायनामाइट से दुश्मन से लड़ते रहते हैं। इस बीच ली किनारे पर पड़े पुल के आधे हिस्से को उठाने की कोशिश करता है और एक एक करके और मजदूर उसके साथ जुड़ जाते हैं। इन मजदूरों में भी जो दुश्मन की गोलियों से मारे गए थे उनकी जगह दूसरे मजदूर ले लेते हैं। औरतें और बच्चे समेत सभी लोग जिंदा रहने की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। कुछ लोग उस पुल को वहीं से फिर से बनाने लगते हैं जहां वो गिरा था। बाकी लोगों ने हथियार उठा लिए और दुश्मन से लड़ने लगते हैं। उन्होंने तेल से भरी कांच की बोतलों में आग लगाकर और डायनामाइट फेंककर कई दुश्मन सैनिकों को मार डाला, लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने अपने बहुत से लोगों को भी खो दिया। उन्होंने जापानी झंडे को 2 टुकड़ों में काट दिया और उनके टुकड़ों को पुल से बांध दिया। आखिर में बड़ी मुश्किल से वे सीढ़ी की तरह पुल बना पाए। कुछ लोग पुल पर चढ़कर पार कर गए, जबकि कुछ लोग पुल न होने के कारण समुद्र में कूद गए। एक समय ऐसा आया जब दोनों तरफ के गोला बारूद खत्म हो गए। उन्हें हाथ में हथियार लेकर लड़ना पड़ा। दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो गई। जो भी जिसके हाथ पैर काट सकता था काट देता था। जैसे ही चोई और उसके साथी पुल से आगे बढ़े, चो के साथियों ने उस पर गोली चला दी। चोई को गुस्सा आ गया और उसने अपनी बंदूक से ऑफिसर को मारना शुरू कर दिया और आखिर में उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ दी। ये देखकर जापानी सैनिक डर गए, लेकिन आखिर में उन्होंने चोई को भी गोली मार दी। जापानी सैनिक पुल पर चढ़ रहे लोगों पर गोली चलाते रहे। मैनेजर ली और पार्क दोनों को गोली मारता हुआ देखा गया और साथी को पकड़ लिया, लेकिन पार्क मैनेजर उसने सिर पर पत्थर मारा और इसी बात का फायदा उठाकर ली ने उसे गोली मार दी। जब मैनेजर ने असल में ली को गोली मारी तो ली मरा नहीं। जब मैनेजर हाथ में तलवार लेकर ली को मारने ही वाला था तो साही ने मैनेजर को जिंदा जला दिया और बात यहीं खत्म नहीं हुई।
पार्क ने अपनी तलवार उठाई और जलते हुए मैनेजर का सिर उसके शरीर से काट दिया। मैनेजर की नामुमकिन मौत देखकर सभी सैनिक रुक गए और कोरिया में जंग जीत ली। जो बचे थे वे कोरिया के लिए रवाना हुए, लेकिन जब वे जहाज पर थे, ली की गोली लगने और बहुत ज्यादा खून बहने से मौत हो गई। जहाज से उन्होंने देखा कि अमेरिकी फाइटर प्लेन आइलैंड की ओर बढ़ रहे थे। इन प्लेन ने बम गिराए और पूरे आइलैंड को उड़ा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नया सूरज उग रहा हो। उन्होंने सबने जहाज से आइलैंड को जलते हुए देखा। जो आइलैंड अब तक उनके लिए नर्क जैसा था, वो अब